हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। और अभी हमें आदेश भैया के रूम पर। आदेश भैया अभी हाल में जो यूपीपीसीएस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, प्रथम प्रयास में एसडीएम के पद पर चयनित हुए, तो उनके रूम के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। साथ में उनका क्या टाइम टेबल था, क्या स्ट्रैटेजी रही, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और आपकी जो भी क्वारीज रहती हैं आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदेश सिंह सागर है और अभी यूपीपीसीएस की 2018 की परीक्षा में मैं एसडीएम के रूप में चयनित हुआ हूँ। और आज आप मेरे साथ मेरे रूम में हैं। ये मेरा रूम है और ये मेरा बोर्ड है जहाँ मैं अपने वीकली टारगेट सेट किया करता था। और मैं कभी भी मंथली टारगेट रखता था और कभी वीक टारगेट रखता था, लेकिन डेली टारगेट में नहीं रखता था क्योंकि उससे आपको डेली बेसिस पे स्ट्रेस होता है। तो उसको मैं यहाँ रखता था ताकि मुझे बार बार रिमाइंड मिले। और जैसा कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट के आप देखेंगे रूम में एक मैप होता है, द सेम रिचुअल्स मेरे रूम में भी है। जब भी कोई लोकेशन न्यूज़पेपर में आती थी तो मैं उसको पढ़ता था, डायरेक्ट यहाँ पे देखता था। इससे मुझे रिकॉल में बहुत हेल्प मिलती थी। ये हमारा इंडिया का मैप है। और एक चीज़, जो मेरा रूम जो है उसमें टेबल पे कभी भी बहुत किताबें नहीं रखता था मैं। जो मुझे पढ़नी है लिमिटेड सोर्स, जैसे आजकल मैं पढ़ रहा हूँ हरिवंश राय बच्चन जी को, तो बस उन्हीं की किताब है जो मुझे पढ़नी है यहाँ पे। इसके अलावा और कोई किताब नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है उससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं और आपको बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्स के साथ लिमिटेड जो चीज़ आपको पढ़नी है बस टेबल पे वही रखिए। इसके अलावा सारी किताबें जो रहती थी मेरी, वो मेरी दराज में रहती थी जहाँ मैं इसको रखता था। और इसी से मैं किताबें निकालता था, अपने सोर्स जो भी होते थे, जो मुझे रेफ़र करने होते थे, और सेट करके मैं दोबारा टेबल पे आता था और बस लिमिटेड रिसोर्स के साथ मैं उसकी पढ़ाई करता था। तो सबसे पहले भैया आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने इतने कम टाइम में ये मुकाम हासिल किया है। और सबसे पहले आप भैया ये बताइए आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था और आपका नाम। सबसे पहले तो देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो स्टूडेंटो चैनल है उसकी वजह से हमें ये मौका मिल रहा है मुझे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने का। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम आदेश सिंह सागर है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मेरे होम टाउन से ही हुई है, जहाँ मिलक में उत्तर प्रदेश से आता हूँ। तो वहाँ एक छोटा सा ज़िला है रामपुर, और वहीं मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। वहाँ मैंने श्री गुरु अमरदास शिक्षा निकेतन से 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ाई की है। और उसके बाद 9 से लेकर 12 तक मैंने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मिलक से ही पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। और 2018 में मुझे यूजीसी नेट जेआरएफ के थ्रू अवॉर्डेड किया गया है। और उसके बाद से मैं तैयारी कर रहा हूँ और अभी इस साल यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट आया तो उसमें ये शिक्षा मिली है मुझे। जी भैया, आपको कब लगा कि आप यूपीएससी की तैयारी, मतलब या कब से आपने स्टार्ट की है यूपीपीसीएस की? देखिए, ये मतलब बहुत फिक्स नहीं था मेरा, क्योंकि जब पढ़ाई आप करते हैं तो आप लाइफ को देखना स्टार्ट करते हैं, तो उस समय आपको पता नहीं होता कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं हमारे समाज में कि एसडीएम, पीसीएस, इनको बड़ा पावरफुल जॉब की तरह देखा जाता है। तो उस समय मैं इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ इन सब चीज़ों से, मेरा थोड़ा विज़न अलग था लाइफ को लेके। पर 2017-18 के लगभग मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आपको क्या करना चाहिए। ये सवाल मेरे सामने बड़ा अहम था। लाइफ में आपको एक लाइफ मिली है और मुझे लगता है कि एक ही लाइफ है जो हमारे हाथ में है, तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ समय है हमारे पास जिसमें हमें सब कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो फिर मुझे लगा कि सिविल सर्विस आखिर लोग क्यों देते हैं, क्या पर्पज़ है। तो मुझे भी एक पर्पज़ मिला कि आप कैसे लोगों का कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, आप सोसाइटी में किस तरह अपनी एक भूमिका अदा कर सकते हैं। तो उस दौरान एक कैग की रिपोर्ट आई थी 2015-16 के लगभग, जिसमें मुझे ये पता लगा था कि बहुत सारा जो फंड है वो अनयूटिलाइज रह गया था, जो फंड SC ST वुमेंस के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए अलोकेट हुआ था। तो वो रिपोर्ट ने मुझे बड़ा एक शैटर्ड किया। मुझे लगा कि यार अच्छा, ये मतलब अनयूटिलाइज क्यों रह गया, ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पे ये अनयूटिलाइजेशन इसके पीछे। तो उस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया। और बाकी मेरे फादर का शुरू से था, लेकिन फादर शुरू से ही चाहते थे कि आप सिविल सर्विस में जाएं, लेकिन मेरा नहीं था उस तरीके से। लेकिन मैंने जो डिसाइड किया वो 2017 के बाद से डिसाइड किया है, और उसके बाद से फिर मैं तैयारी में लगा और फिर सफलता अब मुझे मिली। भैया, आपको अब काम करने का मौका मिलना ही है, तो आप किस फील्ड पर सबसे ज़्यादा फोकस करोगे? किस फील्ड में आप ज़्यादा चाहोगे कि ये फील्ड ज़्यादा विकसित हो? देखिए, मुझे लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और वहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या मैं देखता हूँ खुद के स्तर पे, वो ये है कि वहाँ एजुकेशन बहुत कम है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि एजुकेशन, जो लोगों का जो एक एटीट्यूड है एजुकेशन को लेके, एक नॉलेज सोसाइटी की तरफ हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत ख़राब है। तो मेरी पहली अप्रोच ये रहेगी कि मैं एजुकेशन को किस तरीके से ज़्यादा लोगों तक एक्सेसिबल बनाऊँ। और हेल्थ सेक्टर मेरा एक वन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर रहेगा,
इसके अलावा मैंने सोचा है कि जो वुमेंस हैं, ट्रांसजेंडर हैं, इस तरह की कम्युनिटी के या जो हमारे दिव्यांग हैं, जो समाज के उपेक्षित वर्ग हैं, SC ST कम्युनिटी है, उसको लेके मैं कुछ अच्छे से काम करूं और उनके लिए कुछ क्रिएटिव काम करूं, जिसकी आपसे एक जॉब में रिक्वायरमेंट भी है। जी भैया, आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये कह पाना बड़ा गलत, मतलब बहुत सही नहीं होगा कि आप एक सेट ऑफ पैरामीटर होता है, हर किसी की इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है, उसका एक इंडिविजुअल आइडियाज़ होते हैं। मुझे जैसे मॉर्निंग में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरी आदत है कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और उसके बाद आधे घंटे में अपना सारा ब्रश अप करके और उसके बाद मैं पढ़ाई पे लग जाता था। तो पहला मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था द हिंदू, और उसके बाद फिर मेरी चीज़ें और भी जो वीकली मेरे टारगेट हुआ करते थे उनको मैं अचीव करने के लिए अपनी कोशिश किया करता था, और उस तरीके से मेरी पढ़ाई होती थी। और मैं हार्डली, मतलब मेरा अप्रोच रहता था कि 6 से 8 घंटे आप पढ़ लें तो वो काफ़ी पर्याप्त है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मेंटली साइकोलॉजिकली सही नहीं है। क्योंकि आपको ना ये जो ये जर्नी है, जिस तरह की सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, इसमें क्या होता है कि आपको एक दिन नहीं पढ़ना है, 1 महीने नहीं पढ़ना है, बल्कि आपका एक 1-1.5 साल की जर्नी होती है पूरा। जी बिल्कुल। तो उसमें आपको, अगर आप एक दिन 12 घंटे पढ़ेंगे और दूसरे दिन आप सोएंगे, तो वो आपकी तैयारी फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगी, क्योंकि आपको हमेशा एवरेज पे ध्यान देना है। अगर आप वीक में एवरेजली अगर 6-6 घंटे पढ़ते रहेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन वो जो 6 आवर होने चाहिए वो लॉन्ग स्टडी, हार्ड स्टडी एंड स्मार्ट स्टडी को डेडिकेटेड होने चाहिए। तो ये मेरा फार्मूला है कि लॉन्ग स्टडी, हार्ड स्टडी एंड स्मार्ट स्टडी। भैया, जैसे आप UPPCS और UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे स्टेट PCS हो गया साथ में, तो किस तरीके से दोनों की स्टडी को मेंटेन करके चलते हो? देखिए, इन दोनों में जो मैं मूल अंतर समझता हूँ वो ये है कि जो PCS का एग्ज़ाम है वो मोर नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम है, मोर इंफॉर्मेशन बेस्ड एग्ज़ाम है, थोड़ा सा फैक्चुअल ओरिएंटेड है उसका। आप जो किताबें पढ़ेंगे आपको लगेगा कि उनसे जवाब आपको बन जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा मेहनत की है, ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा जवाब जानते हो। लेकिन जो UPSC है वो एग्ज़ाम आपका एप्लीकेशन बेस्ड है, वहाँ आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपकी एप्लीकेबिलिटी काम आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपसे मैं ये कहूँ कि सिंपली अगर हम किसी न्यूटन के लॉ की बात करते हैं, ये बड़ा सही तरीका है समझने का। तो UPPCS में आपको डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि भाई न्यूटन के जो लॉज हैं वो बताइए आप, और उसके क्या एग्जाम्पल हैं वो बताइए आप। लेकिन जो UPSC है वो एग्ज़ाम आपसे डिमांड करेगा कि वो आपको एक केस देगा बनाकर, जिसमें आपसे ये सिचुएशन वो आपके अपेक्षा रखेगा कि आप न्यूटन के लॉ को कैसे फॉलो कर रहे हैं उस केस स्टडी में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मतलब बहुत सारे मेरे क्वेश्चन उस समय आए थे UPPCS के एग्ज़ाम में। जैसे मुझे याद है कि कांट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के ऊपर। तो अगर मुझे लगता है कि PCS ने वो इस तरीके से पूछा था कि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव क्या है और कांट के इस विचार से आप किस तरीके से सहमत और असहमत हैं। लेकिन मेरा मानना है अगर ये UPSC में पूछा जाता तो शायद एक केस स्टडी होती और उसमें मुझसे ये अपेक्षा की जाती कि मैं उसको कैसे देखता हूँ, उसको कैसे अप्लाइड करता हूँ। तो UPSC इज़ मच मोर अप्लाइड एंड PCS जो है वो मच मोर इंक्लाइंड टू द नॉलेज बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड। यस। ओके, आपका मीडियम क्या था भैया? मेरी शुरू से पढ़ाई जो है हिंदी मीडियम में हुई है, तो मेरा यहाँ भी पूरा मीडियम हिंदी रहा है। अच्छा। और मैंने सारी पढ़ाई और अपना एग्ज़ाम भी हिंदी मीडियम में ही दिया है। जैसे आप हिंदू न्यूज़पेपर इंग्लिश का यूज़ करते थे, तो कहीं नहीं लगा कि इंग्लिश के वर्ड मुझे ज़्यादा आने लग गए और हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम आ रही हो हिंदी के वर्ड समझने में? हाँ, ये आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बात बोली है। जब मैं तैयारी करता था तो मुझे एक बार ये रियलाइज़ हुआ था कि यार मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो चुकी है कि अब मुझे स्किप कर देना चाहिए हिंदी को और टर्न कर देना चाहिए इंग्लिश की तरफ। लेकिन बाद में क्या होता है कि पेपर के दौरान जब आप लिखते हैं तो उस समय आपका केवल जो इन्फॉर्मेशन जो आप पढ़ के जा रहे हैं एकदम सडनली वो काम नहीं आता। आपकी ओवरऑल जो अब तक आपने पढ़ाई की है, जो सारा गैदर किया है, वो आपको पेपर में काम आता है। तो उसके लिए आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, वो आपका जो क्रिएटिव पावर है, वो आपकी अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से आती है। चूँकि मेरी सारी पढ़ाई हिंदी में हुई है, तो मुझे लगता था कि मैं अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको शो करने के लिए हिंदी माध्यम ज़्यादा उचित रहेगा मेरे लिए, और मैं उसको सही से एक्सप्रेस कर पाऊँगा। इसीलिए मैं शायद हिंदी माध्यम को कंटिन्यू किए हुआ हूँ। अभी UPSC में भी मुझे शायद लगता है हिंदी मीडियम चुनना पड़ेगा। भैया, आपने जैसे कि बताया कि आपने कम टाइम में UPPCS क्लियर किया है, तो लास्ट जो आपकी 1 ईयर की अप्रोच या स्ट्रेटजी रही होगी उसके बारे में बताइए। हाँ, तो 1 ईयर तो नहीं, मतलब जैसे ये एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो एक पूरे एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए कि सबसे पहले आप मेंस को फोकस करिए।
प्रीलिम्स के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े, ये गलती बिल्कुल मत करिए कि आप सबसे पहले प्रीलिम्स पे कूद गए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स एक बहुत छोटी सी हर्डल है, उनको लगता है कि प्रीलिम्स हो गया मतलब वो मेंस भी निकाल देंगे। तो आप जब भी जो यंगस्टर्स हैं जो आगे सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, मेरी सबके लिए ये सलाह है कि सबसे पहले आप मेंस की तैयारी करिए और पूरा 1-1.5 साल का टाइम स्पेंड रखिए इस तैयारी के लिए, कि आप 1 साल तक बिल्कुल भी मेंस से बिल्कुल हटेंगे नहीं, उसकी पूरी अप्रोच को समझेंगे, लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे, सिलेबस को बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करेंगे, हर जगह उसको न्यूज़पेपर के साथ उसको अप्लाइड करेंगे, और उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा हो, जब 3 से 4 महीने का समय हो, तब आप डेडिकेटली प्रीलिम्स को दीजिए और पर्टिकुलरली थोड़ी थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको कैप्चर करिए। देखिए अच्छी बात उसके साथ ये होगी कि जब आपकी एक बार मेंस की तैयारी हो जाएगी तो उससे आपकी जो दिमाग है और आपका जो नॉलेज बेस है उसमें एक स्थिरता आ जाएगी, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपको न्यूज़पेपर, आप कहीं भी जो भी चीज़ पढ़ेंगे आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। विदाउट मेंस की प्रिपरेशन आप कुछ भी पढ़ेंगे वो केवल हवा में रहेगा, उसको आप कहीं यूज़ नहीं कर सकते। तो प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन आप 3-4 महीने में करेंगे उससे आपका नॉलेज बेस भी, आपकी इन्फॉर्मेशन बेस बहुत अच्छा हो जाएगा और वो आपको अल्टीमेटली मेंस में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आप मेंस की तैयारी करिए और फिर प्रीलिम्स पर आप आइए 2 महीने पहले, और फिर उसके बाद दोबारा मेंस पे लग जाइए। और ये देखिए आप जो PCS है इसमें सारा गेम जो है मेंस का है, इसमें ना तो प्रीलिम्स के नंबर जुड़ रहे हैं और इंटरव्यू केवल 100 नंबर का है। तो मेरी पूरी जर्नी में मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हुआ था, तो मेरा सारा फोकस मेंस की तैयारी पर था और मेरी मेंस बहुत अच्छा हुआ था, इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। मेंस से होते ही मैंने ये बोल दिया था कि मेरा सिलेक्शन हो ही रहा है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ये मेरी पापा से बात हुई थी, तो मैंने उनको तभी बता दिया था। ओके। तो भैया आपने जैसे बताया आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा था, तो क्या आपको मतलब किस वजह से इंटरव्यू अच्छा नहीं आप प्रिपरेशन कर पाए? देखिए उसमें एक चीज़ तो ये हुई थी कि हमारा सडनली कोरोना आ गया, तो कोरोना की वजह से सारी चीज़ें ऑल ऑफ सडन रुक गई एक तरीके से। तो मैं घर पे ही था, उस तरह के मौके इंटरव्यू का मौका नहीं मिला डायरेक्टली, और मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था, मैंने आज तक लाइफ में कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। और मेरी बैकग्राउंड चूँकि हिस्ट्री रही है, मैंने हमेशा हिस्ट्री पढ़ाई की है, फिर उस तरह से कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं, कोई प्राइवेट जॉब नहीं, किसी तरह का इंजीनियर बैकग्राउंड नहीं। तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, एक तो ये प्रॉब्लम थी, फिर दूसरा मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से मेरा इंटरव्यू थोड़ा वो हो गया। जी भैया लास्ट में कोई सजेशन रहेगा जो नए स्टूडेंट्स हैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं? देखिए मेरा पहला सजेशन जो मैं हर बार बोलता हूँ वो यही बोलूँगा कि सिविल सर्विस एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 5 से 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और इसमें से केवल मतलब मुश्किल से 500-600 लोग क्वालिफाई करते हैं, और अभी हम लोग SDM बने तो शायद 119 लोग हैं। अगर आप रेशियो देखेंगे तो 0.01% हम लोग दिखाई देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब सीधा से ये है कि 99.9% लोग फेल कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो 0.01 लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं? तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, वो की है रीज़न, वो ये है कि आप जब भी इस तरफ आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप के साथ एक ट्रूथ वाला ये निर्णय लीजिए कि आप आना क्यों चाहते हैं सिविल सर्विस में। व्हाट इज़ योर रीज़न? वो कुछ भी हो सकता है, वो पावर हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, वो एनीथिंग वट एवर यू वांट, पर जो भी रीज़न हो वो ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट कर रहा हो, वो रियल रीज़न होना चाहिए। तो पहली सलाह तो मेरी ये होएगी कि आप तैयारी में अगर आना चाहते हैं तो पहला अपना एक सही से टाइम लेके 1-2 महीने का समय लेके सबसे पहले लाइफ को रिमाइंड करिए और सोचिए कि आप इस जॉब में क्यों जाना चाहते हैं। दूसरा ये रहेगा कि आप पेशेंस बना के रखिए। ये बहुत लंबी जर्नी है और इतना आसान नहीं होता। आई वॉज़ वेरी लक्की कि इतनी जल्दी मुझे सक्सेस मिल गई और मैंने जल्दी से पहले अटैम्प्ट में ये क्वालिफाई कर दिया। लेकिन मैं देखता हूँ कि आसपास इस तरह का नहीं है और वो रेट ऑफ जो सक्सेस है वो बहुत कम है फर्स्ट अटैम्प्ट वालों का। तो पहली चीज़ आपको पेशेंस पे बहुत ध्यान देना होगा, अपने आप को सही से समझना होगा। दूसरा है हार्ड वर्क। दिस एग्ज़ाम डिमांड इट, मतलब आपको उसका कोई तोड़ नहीं है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ द हार्ड वर्क। तो आप उसको तो बिल्कुल आपको कोर रखना है। तो परसेवरेंस रखिए, फेलियर्स आती हैं। मैं जब प्रीलिम्स देता था, मॉक टेस्ट देता था, मेंस वगैरह के आंसर कभी कंप्लीट नहीं हो पाते थे, पर वो आपका एंड पॉइंट नहीं है। देखिए फेलियर क्या होता है कि जब इंसान कोई एग्ज़ाम देता है तो सक्सेस के बीच में और फेलियर के बीच में भी इंसान कुछ होता है जहाँ वो जो केवल वो जानता है कि वो क्या है। तो आप उस नब्ज़ को पकड़िए, अपनी स्ट्रेंथ को समझने का प्रयास करिए, अपनी वीकनेस को समझिए। और ये एग्ज़ाम बहुत सिंपल है, इसको कभी लाइफ से कनेक्ट नहीं करना है। लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ में जो आपको लाइफ की अलग अलग संभावनाओं पर लेके जाएंगी। मैं हमेशा अम्बेडकर साहब को कोट करता हूँ, कलाम साहब को कोट करता हूँ, गांधी जी को कोट करता हूँ। वो वर्तमान में न जाने कितने सारे लोग हैं जो अपने स्तर पे कुछ नहीं थे लेकिन उन्होंने इतना बड़ा सहयोग दिया है पूरे विश्व के लिए कि कोई IAS और कोई DM कभी नहीं दे सकता उस तरह की चीज़ें। तो मेरी पहली चीज़ रहेगी कि आप लाइफ को समझने का प्रयास करिए और क्वालिटीज़ पर ध्यान दीजिए, वैल्यू सिस्टम पर ध्यान दीजिए। और यकीन मानिए ये वैल्यू सिस्टम जो हम कहते हैं जैसे कि हार्ड वर्क, परसेवरेंस, पेशेंस, ये वाकई वर्क करते हैं। ये लाइफ में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है जो आपको इस जर्नी के बाद और भी समझ में आएगी।
ओके, थैंक यू भैया। Thank you so सो much. आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो भी क्वारीज रहती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।